मैथ्स की किताबें खोलो, कैलकुलस से प्यार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क बोले तो मैथ्स के साथ इश्क, ठीक है ना, गलत मत समझना। ठीक है, रिलेशंस चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज। 12th क्लास की यादगार सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, 12th क्लास के मैथ्स की शुरुआत हो चुकी है। कैलकुलस सबसे पहला वो पोर्शन होगा जो हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलस को कवर करने वाले हैं दोस्तों। कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशंस, है ना। मुझे कैलकुलस की जो डेफिनेशन समझ में आती है वो ये है, बदलते y को बदलते x के पास लाके देखूं, बदलते y को बदलते x के पास लाके देखूं, इजाजत है तो तुझे हाथ लगा के देखूं। बदलते y को बदलते x के पास लाकर देखूं, इजाजत है तो कैलकुलस को हाथ लगा के देखूं, ठीक है ना, तुझको नहीं, कैलकुलस की बात कर रहा हूं मैं। कैलकुलस को तो हाथ लगा के देखना पड़ेगा भाई, तभी समझ में आएगी कैलकुलस, ठीक है ना। बदलते y को बदलते x के पास लाके देखोगे तो कैलकुलस बोलेगी हाथ लगा के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बदलता y बोले तो डेल्टा x, चेंज इन y, है ना। बदलते y का मतलब है डेल्टा x, चेंज इन y। बदलते x का मतलब है चेंज इन x, डेल्टा x, ठीक है ना। ये dy/dx की शुरुआत, कैलकुलस की शुरुआत थी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज हम 12th क्लास के कोर्स की शानदार शुरुआत करते हैं। 12वीं क्लास के कोर्स का ये पहला लेक्चर है। YouTube पे पूरी लेक्चर सीरीज आएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि ये लेक्चर सीरीज यादगार बन जाए आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसका नाम यादगार सीरीज रखा है मेरे दोस्तों। इस लेक्चर सीरीज को यादगार बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैथमेटिक्स आपके दिलों जान तक पहुंच जाए, ऐसी मेरी हर संभव प्रयास रहेगा। तो रिलेशंस का आज हमारा पहला लेक्चर है। बता चुका हूं कैलकुलस का पोर्शन सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर वहां पे आता है रिलेशंस। रिलेशंस के बाद फंक्शन करेंगे। यूं करते करते सारे चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको बता दूं कैलकुलस के दो पोर्शन होते हैं। कैलकुलस के दो पोर्शन हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस। 12th क्लास के स्टूडेंट्स आज मैथ्स का पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो बातों को डिटेल में बता के चल रहा हूं। कोर्स क्या है, कैलकुलस क्या है, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, सारी बातें मैं आपको बता के चल रहा हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पोर्शन कैलकुलस का है इंटीग्रल कैलकुलस। जी हां, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। पहला पोर्शन डिफरेंशियल कैलकुलस है, दूसरा पोर्शन इंटीग्रल कैलकुलस है। दोनों पे अगर आपकी मास्टरी हो जाएगी तो कैलकुलस हो जाएगी एकदम भन्नाट, तो कैलकुलस हो जाएगी एकदम भन्नाट। पूरी लेक्चर सीरीज YouTube पे फ्री आने वाली है, यादगार बन जाए ऐसी मेरी कोशिश है। मैथ्स में तुम 100% स्कोर कर दो, ऐसी मेरी कोशिश है दोस्तों। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दो बहुत शानदार ब्रांच है कैलकुलस की। हम डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कैलकुलस से शुरुआत कर रहे हैं। रिलेशंस हमारा पहला लेक्चर है, रिलेशंस पे हमारा पहला लेक्चर है, रिलेशंस हमारा पहला चैप्टर है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं टॉपिक्स की रूट्स के बारे में जानूं, हिस्ट्री के बारे में जानूं कि कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, क्या मीनिंग है। तो कैलकुलस की भी मैं एक आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे कैलकुलस, किसने कैलकुलस को हम तक पहुंचाया है, आप तक पहुंचाया है, ठीक है ना। कुछ डिटेल्स बता दूं आपको। एम 2022 बैच अनअकैडमी ऐप पे शुरू हो रहा है 14th ऑफ अप्रैल से, है ना। अनअकैडमी ऐप पे मेरा, अमित सर का और अभिलाष सर का जो बैच आने वाला है 14th ऑफ अप्रैल को आने वाला है, ठीक है। 1st ऑफ अप्रैल से आज हमारी यादगार सीरीज की शुरुआत हो ही चुकी है, जो YouTube पे पूरा कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये सबसे यादगार सीरीज होगी मेरी। 12th क्लास का इतना अच्छा कोर्स मैंने कभी नहीं बनाया होगा, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। 14th ऑफ अप्रैल को एम 2022 बैच शुरू होगा जेईई मेंस और एडवांस्ड के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में आए हैं उनके लिए बैच है, या जो ड्रॉप करना चाहते हैं उनके लिए बैच है। 11th के बैच बाद में आएंगे, ठीक है। YouTube पे भी और ऐप पे भी कुछ समय में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए
आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज की डिटेल्स प्रॉपरली यहाँ मेंशन की गई हैं, उनके बेनिफिट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, ठीक है। प्लस कोर्सेज की फर्दर डिटेल्स हैं और आइकॉनिक कोर्सेज की फर्दर डिटेल्स हैं, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ थे? हम थे कैलकुलस की हिस्ट्री पे। कैलकुलस आई कैसे, हम तक पहुंचाई किसने, भगवान के घर से यहां तक कैसे पहुंची कैलकुलस? ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग जगहों पे लोगों ने हल्का फुल्का कैलकुलस को जानना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मैथमेटिक्स में अगर आप नंबर्स की नॉलेज रखते हो, पुराने जमाने में बोला जाता था अगर आप नंबर्स की नॉलेज रखते हो, वेरिएबल्स की नॉलेज रखते हो, तो आप मैथ्स की पूरी नॉलेज रखते हो। ऐसा हमारे बुजुर्ग बोलते थे। नंबर्स और वेरिएबल्स के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी है तो पूरे मैथमेटिक्स के बारे में आपको जानकारी है। मगर कुछ शैतान लोगों ने आके कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नंबर्स वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, डायग्राम्स की भी जानकारी होनी चाहिए, ग्राफ्स की भी जानकारी होनी चाहिए, वर्ड्स की भी जानकारी होनी चाहिए, शब्दों की जानकारी भी होनी चाहिए, डायग्राम्स की जानकारी भी होनी चाहिए। कुछ शैतान आत्माओं ने ऐसा कहा। मैथ्स को पूरा समझना है, नंबर्स, वेरिएबल्स, वर्ड्स, डायग्राम्स मालूम होने चाहिए क्या होते हैं। लोगों ने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैथ्स भन्नाट एकदम लोगों को समझ में आने लगा। मगर पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। कुछ मैथमेटिशियन लोगों ने कहा, अलग अलग जगहों के मैथमेटिशियन लोगों ने, कि चेंज की नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। कितना सारा चेंज तो हम जिंदगी में देखते आए हैं ना। हमारा वेट बदल रहा है हर रोज। बिहेवियर बदल जाता है लोगों का, है ना। चेंज जो है ना, वो कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि चेंज को समझना भी बहुत जरूरी है, और चेंज को समझते समझते दोस्तों कैलकुलस का निर्माण हो गया। कैलकुलस में हम चेंज को बारीकी से समझते हैं। एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल कितना चेंज होगा, इस प्रकार की बातें कैलकुलस में सीखी जाती हैं। यही वजह है कि मैंने शुरुआत में ही लिख दिया था, बदलते बदलते y को बदलते x के पास लाके देखो। बदलते y को मतलब y का जो चेंज है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बदलते x के पास लाके देखो, जो x का जो चेंज है उसके पास लाके देखो, कैलकुलस समझ में आ जाएगा, कैलकुलस समझ में आ जाएगा। बदलते y को बदलते x के पास लाके देखूं, इजाजत है तो तुझे हाथ लगा के देखूं? नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं, dy/dx, चेंज इन x चेंज इन y, साथ लाके देखो, कैलकुलस साथ आ जाएगी दोस्तों। तो आपको समझ में आना कैलकुलस क्या है, चेंज की पढ़ाई करना है ना। ऐसा कहा जाता है कि कैलकुलस को, है ना, कैलकुलस को कुछ लोग बोलते हैं न्यूटन ने बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं कि लेबनीज ने बनाया है ना, लेबनीज, कुछ लोग बोलते हैं लेबनीज ने बनाया है। कुछ पार्टियां कहती हैं कुछ पार्टियां कहती हैं कैलकुलस को न्यूटन ने बनाया है, कुछ पार्टियां कहती हैं कैलकुलस को लेबनीज ने बनाया है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, न्यूटन और लेबनीज दोनों एक जमाने के मैथमेटिशियन हुआ करते थे, एक ही जमाने में आए थे वो दोनों, है ना, एक जमाने के मैथमेटिशियन हुआ करते थे। कुछ लोग बोलते थे कैलकुलस को न्यूटन ने बनाया, कुछ कहते हैं कैलकुलस को लेबनीज ने बनाया, और ये कंफ्यूजन किसी से सोल्व नहीं हुआ। 17th सेंचुरी में कैलकुलस की डिस्कवरी हुई है। बता दूं आपको, 17th सेंचुरी में न्यूटन और लेबनीज दोनों ने इंडिपेंडेंटली, मुझे लगता है, कैलकुलस को बनाया होगा। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन ने लेबनीज की कैलकुलस चोरी कर ली थी, न्यूटन चोर था। मगर कुछ लोग उल्टा भी बोलते हैं, भैया मालूम भी नहीं कौन चोर था। कुछ लोग बोलते हैं लेबनीज ने न्यूटन की कैलकुलस चोरी कर ली थी, लेबनीज चोर था, ऐसा बोलते हैं अलग अलग गुटों के लोग।
अब भाई जो भी था जैसा भी था, कैलकुलस तो आ चुकी है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो भी जैसा भी था, तो दोनों में से या तो दोनों ने कैलकुलस का निर्माण किया है या फिर किसी एक का आइडिया था, फिर दोनों ने उसको उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर के बात ये कहना चाहता हूँ, 17वीं सेंचुरी में एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलस हमारे पास आई दोस्तों, जिसको न्यूटन या फिर लेबनीज या फिर दोनों ने हम तक पहुंचाया है। इंडियन मैथमेटिशियंस का भी न्यूटन और लेबनीज से पहले के ज़माने से कैलकुलस के ऊपर कुछ चीज़ों में योगदान रहा है। इंडियन मैथमेटिशियन कभी भी पीछे नहीं रहते, उनका फ्रंट में नाम थोड़ा कम आता है, बेचारे क्रेडिट लेना भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी की है। जी हाँ, तो मैं कहता हूँ न्यूटन और लेबनीज दोनों का कैलकुलस के डेवलपमेंट में अहम रोल रहा है। तो चलिए, ये तो बातें हुई हिस्ट्री की, बेसिक एक आइडिया लग गया होगा। कैलकुलस पढ़नी है अपने को, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़नी है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़नी है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का दोस्तों जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो है रिलेशंस। आपको मालूम है कि रिलेशंस जो है वो क्लास 11th में भी होता है और रिलेशंस जो है क्लास 12th में भी है। क्लास 12th में तो हमने इतना सा सीखा था कि रिलेशंस होता क्या है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, हमने बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन सीखा था ना। क्लास 11th में तो हमने बेसिक आइडिया सीखा था रिलेशन का, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस, है ना। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है ना, डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारी जो रिलेशन की लेक्चर सीरीज है इसका भी बिल्कुल जरूरत पड़ेगा आपको 12th क्लास में ना। रेंज है भाई, रेंज इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा 12th क्लास में कि रिलेशन क्या होती है, डोमेन रेंज क्या होती है। तो इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। पहले हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, उसके बाद 12th क्लास के सिलेबस में मेनली क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक छोटा चैप्टर है रिलेशंस। तो दोस्तों 12th क्लास के सिलेबस में है टाइप्स ऑफ रिलेशंस और 11th क्लास के सिलेबस में है बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस, डोमेन एंड रेंज। तो हम क्या करने वाले हैं हमारे रिलेशंस के लेक्चर्स में, सबसे पहले 11th में जो बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन मैंने दिया था, सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, साथ के साथ भी क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे और रिलेशन अपना हो जाएगा एकदम भन्नाट। समझ में आ रही बात आपको, है ना। लास्ट में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। आपको कुछ बातें और बता दूं, ये जो चैप्टर है रिलेशन, जो चैप्टर है दोस्तों, ये बोर्ड्स में है, बोर्ड्स के सिलेबस में ये है ना। बोर्ड्स में रिलेशंस चैप्टर से सवाल आएगा, जेई मेंस के सिलेबस में भी है। जी हाँ, आपकी बार जेई मेंस के जो अटेम्प्ट हुए हैं उनमें भी इसका सवाल आया है, जेई मेंस के सिलेबस में है। मगर आपको बता दूं जेई एडवांस्ड के सिलेबस में ये नहीं है, जेई एडवांस्ड के सिलेबस में रिलेशंस चैप्टर नहीं है। तो जेई एडवांस्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको मालूम होना चाहिए जेई एडवांस्ड में डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, मगर जेई मेंस और बोर्ड्स में रिलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो करें भैया रिलेशन की शुरुआत, आइए रिलेशन चैप्टर की भन्नाट शुरुआत करते हैं। रिलेशंस को समझने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा। रिलेशन को समझने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा। ऑर्डर्ड पेयर, मैं 11th की जो लेक्चर सीरीज है, नायाब लेक्चर सीरीज है ना, उसमें बता चुका हूं ऑर्डर्ड सीरीज, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, है ना। कौन सी लेक्चर सीरीज तुम समझ गए होगे यार, है ना, समझ जाना। बहुत मस्त लेक्चर सीरीज थी, बड़ी मन से मैंने ली थी, है ना, बहुत मन से ली थी मैंने ना, बहुत मज़ा भी आया था। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, देखो अगर दो एलिमेंट्स हैं जैसे ए और बी, ए को लेफ्ट में और बी को राइट में लिख दिया जाए और इनकी पोजीशन फ्लिप करने पे बी कोमा ए ऐसे लिख दें, ये दो अलग बातें मान लो हों, अलग बातें हो मतलब ऑर्डर यहां पे इंपॉर्टेंट है, ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, है ना, इन जनरल। तो ये जो है ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। जैसे मेरा नाम है अमन मलिक, है ना, मेरा नाम अमन मलिक है, तो अगर मैं इसको आगे और इसको पीछे लिख दूं तो वो थोड़ी करेक्ट है, ये यहां पे ये पहले और ये बाद में आएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है।
है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिख दिया मान लो बबीता लिख दिया, बबीता कोमा माया लिख दिया, ठीक है। तो बबीता कोमा माया ब्रैकेट लगा करके लिख दूं ना मैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दूं, जैसे मैंने एक ऑर्डर पेयर लिख दिया 2x - 3y, x + y, है ना, और बोल दूं दिस इज इक्वल टू 3, 4, तो बताओ x एंड y क्या होंगे। तो एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, ये तभी संभव हो सकता है दोस्तों, ये तभी संभव हो सकता है जब ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो। मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं यार, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा ना 11th क्लास का। यादगार सीरीज की एक बात बेहतरीन होने वाली है, बता दूं आपको, यादगार सीरीज की एक बात बेहतरीन होने वाली है। 11th क्लास का कोर्स बिल्कुल भी अगर नहीं आता है, 11th क्लास का कोर्स अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी 12th क्लास में झंडे गाड़े जा सकते हैं। 12th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स आपके दिल तक पहुंच जाएगा। 11th क्लास का बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो भी 12th क्लास में आप एकदम फोड़ा फाड़ी कर दोगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के भन्नाट लेवल तक जाएंगे अपन, बेसिक लेवल से लेकर के भन्नाट लेवल तक जाएंगे अपन, एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन। समझ में आ रही? तो बेसिक चीजें सारी करवा रहा हूं भाई, किसी को लगे बेसिक आती, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन 2x - 3y, है ना। 2x - 3y को 3 के इक्वल होना चाहिए, और x + y जो है ना, इसको 4 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से x और y निकाले जा सकते हैं। अगर कोई पूछे x और y निकाल के दिखाओ, तो भैया यहां से x और y अपन निकाल सकते हैं। मैं बस ये समझाना चाह रहा था आपको, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का क्या मीनिंग है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड की एंट्री इसकी लेफ्ट हैंड साइड की एंट्री के बराबर हो, राइट हैंड साइड की एंट्री इसकी राइट हैंड साइड की एंट्री के बराबर हो। मेरे दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया। अब एक और दूसरी टर्म समझ में आनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक और चीज समझ में आनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपको ये बात और मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो फिर हम रिलेशंस क्या होती हैं ये बात सीख सकते हैं। दोस्तों, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, वो दो सेट्स का किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो दो सेट्स का किया जाता है। मान लो हम दो सेट्स ले लेते हैं। एक सेट ले लिया मैंने A, एक सेट ले लिया मैंने A, दूसरा सेट ले लिया मैंने B। एक सेट ले लिया मैंने A, दूसरा सेट ले लिया B। दोस्तों, A सेट और B सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये एक यूनिक किस्म का प्रोडक्ट होता है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। आपको बता दूं, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट A दोनों अलग चीजें होती हैं, है ना। याद दिला दूं आपको, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कैसे बनता है। A के एलिमेंट्स का B के एलिमेंट्स के साथ हर संभव ऑर्डर्ड पेयर बना दो। क्या बोला मैंने? A के एलिमेंट्स का B के एलिमेंट्स के साथ हर संभव ऑर्डर्ड पेयर बना दो। जैसे A, 1, A, 3, B, 1, B, 3। ये जो बन गया है, ये जो सेट बन गया है, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। B कार्टेशियन प्रोडक्ट A अगर बनाना हो, तो B का A के साथ, है ना, A के साथ ऐसे 1, A, 3, A, 1, B, 3, B। तो ये देखिए, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A बन गया। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्डर्ड पेयर A, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, A, है ना। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर X, Y जो है इन जनरल वो नहीं इक्वल होता Y, X के। ये बात आपको बता दूं, इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना।
तो क्लियरली यहां से बात देख सकते हो कि दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो यहां से बात समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लाइक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है ना। ये एक बात नोटिस करनी है ना। और एक ये बात नोटिस की जा सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बराबर होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना। मान लो सेट ए में 20 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 10 एलिमेंट्स हैं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 20 इंटू 10 200 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। ये बात मैं वापस बता दूं आपको, ये बात मैं आपको वापस बता दूं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लो m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मान लो n है ना, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ले लो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ले लो, वो हो जाएंगे m इंटू एन। टोटल एलिमेंट अगर कैलकुलेट करने हो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में तो वो होंगे m इंटू एन। कितने होंगे? mn एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? mn एलिमेंट्स होंगे। टोटल एलिमेंट्स निकालने का भाई ये फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा भी होगा। बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको कॉमन सेंस से एनालाइज कर सकते हो। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो दो सेट्स का होता है। अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन भी दो सेट्स के बीच में होती है। जब भी रिलेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पे दो लोगों की आवश्यकता होती है ना। चंटू मंटू दो लोग चाहिए, रिलेशन चाहिए। मैथमेटिक्स में भी रिलेशन अगर आपको बनानी है तो एक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दो सेट्स चाहिए होते हैं। ये है मान लो सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है ना। फॉर अ रिलेशन टू बी डिफाइंड वी नीड टू सेट्स, है ना। लिख दूं इस बात को, सिंपल बात है बट लिख देता हूं। फॉर अ रिलेशन टू बी डिफाइंड, फॉर अ रिलेशन टू बी डिफाइंड वी नीड टू सेट्स। हमें दो सेट्स चाहिए, वो दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाहिए दो सेट, ठीक है। अब रिलेशन जो होती है ना वो यार ए से बी में भी डिफाइन की जा सकती है और बी से ए में भी डिफाइन की जा सकती है। मतलब वो डायरेक्शनल होती है ना, डायरेक्शनल होती है। ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना चाहते हो तो यूं तीर लगाया जाता है ना, तीर लगा दिया शू यूं करके। ए से बी में भी रिलेशन डिफाइन की जा सकती है और भाई बी से ए में रिलेशन डिफाइन करनी हो, देखो तीर बी से ए में लगा दो, अपना क्या है, उड़ता तीर कहीं पे लगा दो, ठीक। तो ए से बी में लगा दी रिलेशन, यहां पे ए से बी में यूं करके तीर लगा दिया तो ये रिलेशन बन गई सेट ए से सेट बी में। और मान लो रिलेशन का नाम भी रख देते हैं, रिलेशन का नाम रख दिया आर, है ना, कैपिटल अक्षरों से रख दिया जाता है रिलेशन का नाम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर डिफाइन है। इसको दोस्तों कैसे यहां पे डिनोट कैसे किया जाता है बता दो। ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, रिलेशन आर है ना, आर रिलेशन का नाम है, इसको यूं डिनोट किया जाता है, यूं बोला जाता है कि आर इज अ रिलेशन सच दैट, है ना, ये दो बिंदियां जो होती हैं सच दैट का सिंबल होता है। इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। आर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। सेट ए से सेट बी में डिफाइन की हुई है। आर जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन की हुई है, यूं इसको डिनोट किया जाता है। रीड करने का तरीका बता दूं आपको, आर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यूं करके इसको रीड किया जाता है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स, मैथ्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स की जानकारी रखना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो दो बिंदियां हैं, इन दो बिंदियों को या फिर ये एक वर्टिकल लाइन को, इसको सच दैट के नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है सच दैट। सिंबल्स करस्पॉन्डिंग टू सच दैट, ये सिंबल्स हैं करस्पॉन्डिंग टू सच दैट। समझ में आ गई बात आपको?
सच दैट के करस्पॉन्डिंग ये सिंबल्स हैं। अब बात करते हैं रिलेशन की, है ना। सेट ए से सेट बी में रिलेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है। रिलेशन का मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होते हैं, है ना। एक प्रकार से रिलेटेड होंगे, वो एक प्रकार की रिलेशन होगी। किसी दूसरी प्रकार से रिलेटेड हो जाएंगे, दूसरी प्रकार की रिलेशन हो जाएगी, है ना। कहने का भाव ये है कि मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट है गुड्डू, मुन्ना, गुड्डू, मुन्ना, बबीता, गुड्डू, मुन्ना, बबीता। सेट बी में है, सेट बी में है मान लो कैट, डॉग, कैट, डॉग और बिल्ली। एक और है मान लो तितली, है ना। तितली मस्त होती है ना, तितली। 4 लोग हैं। अब गुड्डू इज रिलेटेड विद कैट, मुन्ना इज रिलेटेड विद तितली, मुन्ना इज ऑल्सो रिलेटेड विद डॉग, बबीता इज रिलेटेड विद बिल्ली। देख लो आप, ये जो रिलेशन बना है सेट ए से सेट बी में, या इसको यूं कहूं सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स में ये जो रिलेशन बना है, इसको बोलेंगे रिलेशन आर। और इसको देखो, ये डायग्रामेटिकली मैंने यहां पे दिखा दिया है ना। इसको यहां पे मैंने क्या दिखा दिया, डायग्रामेटिकली दिखा दिया। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन की, ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस रिलेशन आर को जो विजुअली मैंने दिखाया है, इस रिलेशन आर को यूं भी लिख सकते हो आप, है ना। गुड्डू कैट से रिलेटेड है तो ऐसे लिख दो, गुड्डू कोमा कैट, गुड्डू कोमा, गुड्डू बदमाश है भाई, बिल्ली भी मिल जाए छोड़ेगा नहीं वो। मुन्ना डॉग से, है ना। मुन्ना तो भाई, मुन्ना भैया तो खतरनाक डॉग ही तो था वो, और क्या था। मुन्ना इज रिलेटेड विद डॉग, है ना। अच्छा, मुन्ना तितली से भी है, तितलियां बहुत पसंद है मुन्ना को, है ना। तितली, ठीक है जी। मुन्ना इज रिलेटेड विद तितली और बबीता इज बिल्ली, बबीता इज रिलेटेड विद बिल्ली, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये हमारी बन गई रिलेशन आर। यहां पे जो रिलेशन आर मैंने लिखी है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखी है ना। ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखा है। दोस्तों, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने यहां दिखा दिया आपको। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया आपको। और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इस केस में लिखना उतना यूजफुल नहीं होगा, किसी दूसरे केस में लिख के दिखा दूंगा। अभी के लिए आप नोट कर लो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। यहां पे 3 विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। 3 तरीकों से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे विजुअली और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया है ना। रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं ना, मालूम होगा आपको। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलो बता देता हूँ, बस काफी है वो मुझे लगता है। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। डिटेल में सेट्स में बताया आपको कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। रिलेशन भी एक प्रकार का सेट है, तो 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है। अब यहां पे ये बात और समझ में आनी चाहिए कि एक रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, ये और समझ में आ गया तो बेसिक्स ऑफ रिलेशन आपके क्लियर हो गए। फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे इजीली मूव कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। जो ए सेट होता, देखिए रिलेशन हमेशा 2 सेट्स के बीच में डिफाइन होती है दोस्तों। रिलेशन हमेशा 2 सेट्स के बीच में डिफाइन होती है। जैसे ये वाली जो रिलेशन है, ये वाली रिलेशन भी 2 सेट्स के बीच में डिफाइन है, सेट ए और सेट बी। यहां पे जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, इस सेट ए को बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन,
डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो सेट बी है, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ये बात बता दूं आपको मैं, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन को डी आर यू करके रिप्रेजेंट करते हैं। सुनने में आ रहा है कि मिर्जापुर 3 भी आ रहा है, आप लोगों को सुनने में आ रहा है क्या? मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, कौन मुन्ना भैया तो मर चुके हैं, आएंगे नहीं। मुन्ना फैंस तो देखेंगे नहीं उसको। ठीक है ना, गुड्डू भैया भी बच्चे हैं मेरे को लग रहा है। चलो भाई, गुड्डू भैया मिलेंगे मिर्जापुर 3 में, सुनने में आ रहा है ऐसा, हम तो देख लेंगे उसी दिन रिलीज होते ही। कोर डोमेन ऑफ रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोर डोमेन ऑफ रिलेशन ऐसे करके, कोर डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, डोमेन कोर डोमेन तो एकदम है ना, देखते ही मालूम चल गया ना, जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन कर रखी हो ये हमारा डोमेन हो गया, ये कोर डोमेन हो गया है ना। रिलेशन की रेंज क्या होती है ये यहां पे समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं एक रिलेशन बना रहा हूं आपके लिए, एक कोई R1 रिलेशन है ना, रिलेशन का नाम ऐसा भी हो सकता है R1, R2, R3, R4, R भी हो सकता है, W भी हो सकता है, PQ है ना, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 सेट्स हैं, सेट्स के साथ सेटिंग तुम्हारी होनी चाहिए, सेट्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए, है ना। R1 रिलेशन है, R1 रिलेशन को समझने का प्रयास करना। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे हैं अल्फा, बीटा, गामा, 0, -1, -2, है ना। 1 की मैपिंग अल्फा से, 2 की गामा से, 3 की 0 से, 4 की -1 से, 5 की -1 से। ठीक है, ये हमारे रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए सेट के, यहाँ पे 2 सेट्स हमारे हैं ए और बी, जो ए सेट के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हो रखे। इनके अलावा हर एलिमेंट ए सेट से मैप हो रखा है, ए सेट के एलिमेंट से मैप हो रखा है। तो दोस्तों ये जो मैप जो एलिमेंट हो रखे हैं, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये मैप हो रखा है, ये मैप हो रखा है, ये मैप हो रखा है, ये मैप हो रखा है। ये जो एलिमेंट्स मैप हो रखे हैं इनको बोलते हैं इमेज, इनको बोलते हैं इमेजेस। ये इमेज हैं, किसकी इमेज है ये इन एलिमेंट्स की इमेज है, 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं प्री इमेज। ये प्री इमेजेस हैं, ठीक है ना, ये इमेजेस हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इमेज में काउंट नहीं होते, बीटा और -2, ये इमेज में काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो पूरा बी सेट है इसको कोडोमेन बोलते हैं, कंप्लीट बी सेट है ना, मैंने बताया कंप्लीट बी सेट इज नोन एज कोडोमेन। मगर कंप्लीट बी सेट के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो उनको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो यहां पे रेंज जो होती है ना, रेंज ऑफ रिलेशन है ना, रेंज ऑफ रिलेशन। अगर बात करें रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज ऑफ रिलेशन होती है सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, है ना, ये बता दूं आपको, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, सारी जो इमेजेस हैं उसके सेट को बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। ये बात आपको गौर से नोट कर लेनी है, ये बात आपको गौर से नोट कर लेनी, ठीक है ना। कोडोमेन आपने नोट कर लिया क्या होती है, डोमेन आपने नोट कर लिया, रेंज आपको समझ में आ गया कि इमेजेस के सेट को हम रेंज बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में रेंज ऑफ रिलेशन R1 कितनी हो गई है, इसके अंदर है अल्फा, गामा, 0 और -1। एक बात यहां पे नोटिस की जा सकती है कि रिलेशन की जो रेंज होती है वो इसी सेट के अंदर होगी, मतलब कोडोमेन का ही पार्ट होगी। रिलेशन की जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, सबसेट भी हो सकती है। तो यहां पे नोटिस कर लीजिए, रेंज ऑफ रिलेशन जो होती है ना, जो रेंज होती है वो या तो सबसेट होगी या बराबर होगी दोस्तों कोडोमेन के। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करनी है ना। देखो मैंने तुमको रिलेशन पढ़ा दिया, रिलेशन की रेंज के बारे में बता दिया, डोमेन के बारे में बता दिया, कोडोमेन के बारे में बता दिया, कई सारी चीजें बता दी, बट अभी तक ये नहीं बताया कि रिलेशन होती क्या है। है ना, रिलेशन में क्या होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन में। देखो ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं है,
रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में ना ये होता है, मैपिंग होती है इनपुट आउटपुट की, कि ये वाला एलिमेंट इससे मैप हो रखा है, रिलेशन मालूम चलता है कौन से एलिमेंट किससे रिलेटेड है ना, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हो तो क्या बन जाती है? रिलेशन बन जाती है। इसको टेक्निकल भाषा में अगर अपन बोले, टेक्निकल भाषा में अपन बोले तो जो हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है ना दोस्तों, उसका एक सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है ना। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट लोगे वो एक रिलेशन कहलाएगा, है ना। जैसे कि मैं आपको ये बोलता हूं कि अ रिलेशन इज डिफाइंड एज, यहां बता दूं आपको, देखो ध्यान से सुनना, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, a relation from set A to set B is defined as, a relation from set A to set B is defined as subset of, is defined as a subset of, is defined as any subset of, कोई भी सबसेट ले लो आप, any subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, जी हाँ, अरे ध्यान से सुन लो भैया, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट ले लो आप, कोई भी सबसेट ले लो आप, वो एक रिलेशन बोली जाएगी सेट ए से सेट बी में। ये रिलेशन की डेफिनेशन है। आपको बता दूं, देखिए दो सेट्स हैं मेरे पास, है ना, सेट ए और सेट बी। सेट ए में है तितली और बिजली, कौन है? तितली और बिजली, ठीक है। सेट बी में है, सेट बी में कौन है? चंटू और घंटू। सेट बी में है चंटू और घंटू। सेट ए में है तितली और बिजली। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं तो पहले मुझे बताओ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तितली कोमा चंटू, तितली कोमा घंटू, बिजली कोमा चंटू, बिजली कोमा घंटू। ये बन गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। मैं कहता हूं इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए आप, वो एक अलग किस्म की रिलेशन बनती चली जाएंगी। आप इसके कोई 3 सबसेट ले लेते हैं, अपन इसके 3 सबसेट ले लेते हैं कोई भी। पहले सबसेट को R1 बोल देता हूं, दूसरे को R2, तीसरे को R3। देखिए कोई एक सबसेट ले लिया मैंने इसका T, C, जैसे ये एक सबसेट है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B का R1 एक सबसेट है, R2 ले लिया, T, G, B, C, B, C खतरनाक है भाई, T, G, B, G, बंटू घंटू, नहीं बिजली घंटू है, बंटू नहीं है, बिजली और घंटू है ना। घंटू बताओ बिजली के साथ। हाँ तो देखो ये जो R1 है ना T, C जिसमें है, इसका मतलब है T, C, ये रिलेशन हो गई भाई। देखो आप, तो R1 रिलेशन कोई पूछे तो वो यहां पे देखो मैंने बना करके दिखा दी। अगर आप कोई कहे कि हमें R2 रिलेशन बताओ, क्या होगी? R2 क्या रिलेशन है क्या? बिल्कुल। T की मैपिंग G के साथ हो रखी है, B की मैपिंग C के साथ हो रखी है, ये रिलेशन है बिल्कुल। देखो R2 रिलेशन है, ये R2 एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है, R3 एक रिलेशन है। मैं कहता हूं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B का कोई भी सबसेट ले लीजिए आप, कोई भी सबसेट ले लीजिए आप, वो एक रिलेशन कहलाई जाएगी। तो रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि सेट ए से बी में अगर कोई रिलेशन आपको डिफाइन करनी है तो वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगी। और भाई बी से ए अगर कोई रिलेशन डिफाइन करनी है तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का रिलेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ये बात तो अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और बात बता दूं कि इसका जो एक सबसेट है ना ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, एक नल सेट भी एक रिलेशन होगा, है ना। जैसे मान लो इसका एक सबसेट ले लूं मैं, है ना, वॉइड सेट भी एक सबसेट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नल सेट को भी एक रिलेशन कंसीडर किया जाता है, जिसको हम वॉइड रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड रिलेशन, ठीक है ना। नल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? नल रिलेशन। समझ में आ गई बात आपको? इसको बोलते हैं हम लोग नल रिलेशन, ठीक है, वॉइड रिलेशन, ठीक है। चलिए जी, अच्छा यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि
कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो m है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n है ना, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो मुझे बताओ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स हुए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हुए m इंटू एन एलिमेंट्स, कितने हुए m इंटू एन एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो टोटल एलिमेंट्स एक सेट में मालूम चल गए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब बात ध्यान से सुनना कि m इंटू एन एलिमेंट्स, m इंटू एन एलिमेंट्स हैं दोस्तों, m इंटू n एलिमेंट्स, m इंटू n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, m इंटू n एलिमेंट्स हो गए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b में। अगर मैं कहूं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b के, वो होंगे 2 की पावर m इंटू n, वो कितने बनेंगे 2 की पावर m इंटू n। और नंबर ऑफ सबसेट्स को ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बता दो इन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड, दैट कैन बी डिफाइंड, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट, फ्रॉम सेट ए टू बी, तो वो हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू एन, कितने हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू एन, ठीक है। यहां पे एक और चीज बता दूं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता, कुछ बुक्स में भी मैंने लिखा देखा है, वो जो वॉइड रिलेशन है ना, वॉइड रिलेशन को रिलेशन काउंट नहीं करते, वॉइड रिलेशन को रिलेशन जो लोग काउंट नहीं करते वो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर mn माइनस 1, कितने होंगे 2 की पावर mn माइनस 1। अगर हम वॉइड रिलेशन को रिलेशन ना काउंट करें, है ना, नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशंस अगर देखें, नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशंस, है ना, नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशंस देखें, नॉन वॉइड रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड, that can be defined from set A to set B, वो हो जाएंगे दोस्तों 2 की पावर mn माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के फॉर्मूले आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ ही जाने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले एकदम, है ना। एक सेट में मान लो एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं कि एक सेट है आपका जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है अल्फा, बीटा, अगर मैं कहूँ कितने रिलेशन ए से बी में डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछूं, नंबर ऑफ आर पूछूं, सच दैट जो ए से बी में डिफाइन किए जा सकते हैं वो होते हैं 2 की पावर, ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बोले तो 64, है ना, 64 रिलेशन डिफाइन कर सकते हो ए से बी में, है ना, इंक्लूडिंग द वॉइड रिलेशन, है ना, इंक्लूडिंग द वॉइड रिलेशन, ये बता दूं आपको मैं, इंक्लूडिंग द वॉइड रिलेशन, है ना, वॉइड रिलेशन को आपने इंक्लूड कर लिया है, 64 रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना, ए से बी में। अगर ए सेट ये है, बी सेट ये, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन किए जा सकते हैं 64, है ना। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, करेक्ट है एकदम। चलिए अब देखिए यार, एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको मैं, है ना, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट है ना, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं रिलेशंस में, मैंने अक्सर देखा है। कई बार ऐसा लिखा होता है रिलेशंस ऑन अ सेट ए, ये रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट ए, अगर कोई ऐसे लिख दे, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो एक ही सेट दे दिया इसमें मतलब रिलेशन के लिए तो 2 सेट होने चाहिए ना यार, रिलेशन के लिए तो 2 लोग होने चाहिए ना, सेट दे दिया एक और कहा रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है। आपको बता दूं, अगर कोई बोले रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, इसका मीनिंग होता है
relation is defined from set A to A, A से A में डिफाइन की गई है, उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट ए। हम कई बार अपने आप से बातें नहीं करते, हमारी अपने आप से रिलेशन होती है ना, रिलेशन ऑन अ सेट ए, है ना। रिलेशन ऑन अ सेट ए मींस यहां पे 12th क्लास के रिलेशन की शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्तों। रिलेशन ऑन अ सेट ए मींस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, है ना। इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। रिलेशन ऑन अ सेट ए का मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। कहने का मतलब अगर एक सेट ए है, 1 2 3, है ना, दूसरा सेट भी ए ही होना चाहिए अगर रिलेशन ऑन अ सेट ए की बात की गई है। तो ए से ए मान लो एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया आपने, है ना, ये मान लो डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है जी। तो भाई ये होगी रिलेशन ऑन अ सेट ए आर, है ना। आर कैसी रिलेशन है, आर के एलिमेंट्स लिख के दिखा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये एक मैंने रिलेशन लिखी है, आप देख सकते हैं इसको, ये सम काइंड ऑफ रिलेशन है ना। दिस इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, दिस इज an example of a relation on set A, सेट ए पे रिलेशन, ठीक है। आगे जो हमारा रिलेशन का सफर है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखने वाले हैं, उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि सेट ए टू ए में कितनी टाइप्स की रिलेशन डिफाइन की जा सकते हैं। सेट ए टू ए में कितनी टाइप की रिलेशन डिफाइन की जा सकती हैं, ये देखने वाले हैं हम रिलेशन ऑन अ सेट ए में। तो आज के सफर को, आज के इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसमें हम सेट ए से सेट ए में रिलेशन डिफाइन करना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के रिलेशन को समझने वाले हैं, रिलेशन के बारे में और कई सारी बातें समझने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल है, इस लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए, हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन चाहिए, तो यार ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी ऐप से डाउट पूछने का साधारण तरीका, सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, डाउट पूछे जा सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। 31 मार्च को ये बैच शुरू हुआ है, लक्ष्य बैच, है ना, ITG एडवांस के लिए लक्ष्य बैच में ये टीचर्स हैं। लक्ष्य बैच 31 मार्च को शुरू हुआ है अनअकैडमी ऐप पे। यूसेट अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या है, टेस्ट क्यों देना चाहिए, 100% स्कॉलरशिप मिलती है, रैंक अगर 1 आ जाती है तो स्टूडेंट्स चाहे 21 जेई को टारगेट कर रहे हैं, 22 या 23 को टेस्ट दे सकते हैं। रैंक 1 का बेनिफिट लिखा हुआ है, 75% स्कॉलरशिप, रैंक 2 से 6 अगर आती है तो, रैंक अगर 7 से 16 अगर आती है तो 50%, 25%, रैंक 17 से 216 अगर रैंक आती है तो, ठीक है ना। टेस्ट कब से कब तक होता है, स्कॉलरशिप का क्या प्राइस है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कौन कौन दे सकता है ना, क्या बेनिफिट्स हैं, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अप्रैल में, है ना, अप्रैल चालू हो गया, 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को जो एम बैच है ना, एम बैच, ये मेरा अमित सर का, विलास सर का बैच होगा, ये 14 अप्रैल को अनअकैडमी ऐप पे चालू हो रहा है। अनअकैडमी ऐप पे चालू होने वाले बाकी बैचेस की डिटेल्स भी देखो, 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को कुछ बैचेस और चालू हो रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके सामने है। अपकमिंग टेस्ट इन अप्रैल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल को टेस्ट है। कैमो लेजेंड बाय काशिफ आलम सर, 4 अप्रैल को टेस्ट है, ठीक है। अगर मुझे अनअकैडमी ऐप पे आप फॉलो करेंगे तो उसका जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मुझको फॉलो कर लीजिए, मेरे सारे इवेंट्स की आपको जानकारी लगती रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यादगार जो सीरीज़ है ना, यादगार सीरीज़ का नाम यादगार क्यों है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट कंटेंट ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बेस्ट कंटेंट ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑन यूट्यूब टिल नाउ, ऑन यूट्यूब टिल नाउ। जब मैं बेस्ट बोलता हूं, बेस्ट का मतलब होता है सिंप्लीफाई करके हम आपको दे दें, आपके दिमाग में सीधा पहुंच जाए, और
क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, आपके एग्जामिनेशन में जैसे सवाल आते हैं, आप अपने एग्जाम्स को फोड़ दो, दोनों एस्पेक्ट से ये बेस्ट कंटेंट होने वाला है देवी और सज्जनों। चैनल को लाइक, शेयर, घंटी को बजाना और सब्सक्राइब करना आपका हक है, कर दीजिए इसको। धन्यवाद। हमेशा मैं बोलता हूँ, एक मुस्कुराते हुए 2 मुस्कान से यादगार सीरीज में हम 2 बार मुस्कुराएंगे, 2 बार मुस्कुराते हुए, है ना। पेज सीरीज में 1 बार मुस्कुराए थे, यादगार में 2 बार मुस्कुराते हुए। हमारी सीरीज को आज पहले लेक्चर के साथ शुरू करते हैं और पहले लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं, मैथ्स की किताब खोल लें, कैलकुलस से प्यार कर लें। इश्क करना खता है तो ये खता बार बार कर लें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। ऑलराइट।